तो टॉपिक है अपना अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं, फिर देशांतर रेखाएं, उसके बाद अपनी टर्न आएगी पृथ्वी की गतियां, है ना, किस किस प्रकार की, 2 प्रकार की पृथ्वी की गतियां होती हैं, दिन रात कैसे बनते हैं, दिन बड़े छोटे कैसे होते हैं, कहां पर होते हैं, सब अपने इसके अंदर करेंगे कवर। तो सबसे पहले करते हैं अक्षांश। थोड़ा सा दोनों के बारे में हल्का सा बता दूं। यह है अपना ग्लोब, यह है ग्लोब। पूरी पृथ्वी को एक मैप के ऊपर या एक, है ना, ग्लोब के ऊपर समेट कर समझाना, तो वो हो जाता है अपना ग्लोब, है ना। छोटे आकार के भी आते हैं, बड़े आकार के भी आते हैं ग्लोब। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 4 प्रकार की दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। अब जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार से खींची गई हैं। जो ये अक्षांश रेखा है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से खींची गई है। जो ये अपना ग्लोब है उसके बिल्कुल बीचों बीच में से वो रेखा जो खींची गई है उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं इसको। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है? भू, और इसके मध्य में से खींचे जाने के कारण भू मध्य रेखा। इंग्लिश में इसे इक्वेटर लाइन कहते हैं, इक्वेटर लाइन। ओके। जो देशांतर रेखाएं वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, तो दोनों में एक जो कॉमन क्वेश्चन बनता है वो कॉमन क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आंसर क्या आएगा? विषुवत रेखा। ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आंसर क्या आएगा? अक्षांश। ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आंसर आएगा सारी देशांतर रेखाएं, ना कि ग्रीनविच रेखा। सारी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो कैसे, क्या कारण? कारण है कि जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है ना, उसका ये जो बिंदु है ये अलग अलग है। अगली अक्षांश रेखा मैं खींचूंगा तो वो यहां से खींचूंगा, अगली अक्षांश रेखा खींचूंगा तो यहां से खींचूंगा। तो सभी का जो पहला बिंदु और जो अंतिम बिंदु है वो क्या है? अलग अलग है। लेकिन देशांतर रेखा में क्या है? सभी का ऊपर का बिंदु और नीचे का बिंदु सभी का कॉमन है, इसलिए कहीं से भी आप इसको काट लो, पृथ्वी को 2 बराबर भाग होंगे। अगर देशांतर रेखाओं में भी ऊपर का बिंदु और नीचे का बिंदु सेम ना होता, अगर इसमें भी ऊपर का बिंदु और नीचे का बिंदु सेम ना होता, फॉर एग्जांपल एक मैंने देशांतर रेखा यहां से खींची, दूसरी मैंने देशांतर रेखा यहां से खींची, तीसरी यहां से खींची, तो यहां पे आप कह सकते थे कि सारी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटती। अब इसका एक एग्जांपल देखो और आसानी से समझने के लिए। घर पे गेस्ट आए हैं, गेस्ट के सामने आप फ्रूट काटते हो, फ्रूट में जैसे आपने एप्पल काटा, है ना। अब एप्पल को कैसे काटना है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। गेस्ट को देख के भी काट सकते हो कि कैसा गेस्ट आया है ना। ओके, तो अब आपने अगर एप्पल को ऐसे काटा, है ना, ऐसे काटा, फिर ऊपर से काटा, फिर ऐसे करके सबसे बीच में काटोगे तो एप्पल के 2 भाग हो जाएंगे। फिर जो 2 बराबर भाग होंगे उनको फिर आपने ऐसे गुलाई में काटा ऊपर से नीचे, तो एक फाड़ी जो पहले आपने काटा वो बराबर बराबर थे, फिर वो छोटे छोटे पीस अलग अलग निकलने लगे। तो ये तो आपने इसको कैसे काटा है? अक्षांश के अकॉर्डिंग, अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने एप्पल को ऐसे काटा, पहले यहां से, फिर दूसरा पीस यहां से, तीसरा यहां से, अब आप देखो जो आप एप्पल को काट रहे हो ना, वो आप ऊपर का बिंदु और नीचे का बिंदु क्या ले रहे हो? बार बार सेम ले रहे हो। अब इसमें जो भी इसके पीस निकलेंगे वो बिल्कुल क्या निकलेंगे? इक्वल निकलेंगे। लेकिन अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो पहले बड़े पीस होंगे बराबर, फिर वो छोटा होता रहेगा पीस। तो जब भी घर पे आपके मेहमान आते हो तो आप एप्पल को 2 प्रकार से काटते हो, या तो अक्षांश के अकॉर्डिंग या देशांतर के अकॉर्डिंग। समझ आई बात? तो किसमें अक्षांश में ऐसी कौन सी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है?
0 डिग्री रेखा। लेकिन देशांतर में ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? सारी देशांतर रेखाएं इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ओके, ये तो एक अपना कॉमन क्वेश्चन था। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं सॉरी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले ये इसकी 0 डिग्री लाइन होगी, है ना। 0 डिग्री लाइन होने के बाद इसकी जो बाकी सारी लाइनें हैं वो मतलब डिग्री के अकॉर्डिंग बांटी गई हैं। जैसे स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो एक डी आता था ना, डी, चंदा भी कह देते थे चंदा, चांद कह देते थे चांद या डी। जैसे आपने यहां पे इसको सेंटर रख के डी रखा, डी रखने के बाद आपने वही प्रकार के अंदर पेंसिल डाली, डाल के आपने यहां से 1 डिग्री का कट लगा दिया। जैसे ये 1 डिग्री जा रहा है ना, होता ना डी के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री करके ऊपर क्या होता है 90 डिग्री। इस 1 डिग्री की सीध में आपने यहां पे कट लगा दिया, इधर से भी 1 डिग्री की सीध में आपने क्या कर दिया, कट लगा दिया। कट लगा के आपने इन दोनों को आपस में क्या करा दिया, मिलान करा दिया। तो ये जो रेखा मानी जाएगी वो कौन सी मानी जाएगी? 1 डिग्री रेखा, 1 डिग्री रेखा। अब ऐसी यहां पे 2 डिग्री 2 डिग्री, इसकी सीध में 2 डिग्री 2 डिग्री और इनको आपस में क्या करा दिया, मिलान करा दिया। ये कौन सी अक्षांश रेखा है? 2 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके, फिर इसी प्रकार से 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते लास्ट में जाकर क्या बनेगा 90 डिग्री, इसकी बिल्कुल सीध में 90 डिग्री। ओके, जो काम आपने ऊपर किया सेम ही काम आपने क्या करना है, नीचे करना है। डी का मुख इस तरीके से रखो, फिर वही 1 डिग्री का कट लगा के इनको मिलान करा दिया, 2 डिग्री का मिलान करा दिया, 3 का मिलान कर दिया, लास्ट में जाते जाते क्या हो गया ये 90 डिग्री। यानी अक्षांश जो रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो 2 बराबर भाग कौन कौन से हैं? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। इसका नाम भी 1 डिग्री है, इसका नाम भी 1 डिग्री है, लेकिन फर्क है, इसको बोलोगे 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको बोलोगे 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं में कभी भी पूर्व और पश्चिम शब्द आपने नहीं बोलना, सिर्फ या तो उत्तरी शब्द बोलना है या आपने दक्षिणी। हाँ, रेखा को कैसे खींचा गया? अक्षांश रेखाओं को पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है, या पश्चिम से पूर्व, एक ही बात है। अक्षांश रेखाओं को खींचने का तरीका ये है, लेकिन ये जो बांटती है ये पृथ्वी को 2 बराबर दो भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। इन सभी लाइनों को बोलोगे उत्तरी अक्षांश, इन सभी रेखाओं को बोलोगे दक्षिणी अक्षांश। कुल कितनी रेखाएं हैं? ये देखो 90 ऊपर होगी, 90 ही नीचे होगी, 90 + 90 180, और 1 कौन सी होगी? 0 डिग्री वाली। तो टोटल कितनी होगी 181। पूछा जाए कुल कितनी अक्षांश होती है तो आंसर क्या आएगा 181। अब ये प्रत्येक रेखा पीछे एक पूरा वृत्त बनाती है ना। ये जो लाइन है ये पीछे जाकर यहां से स्टार्ट हुई और पीछे जाकर इसी से मिल गई। ये 3D तो है नहीं कि मैं आपको करके दिखा दूंगा, है ना। जैसे आप यही ले लो कि मैंने यहां से लाइन खींचनी स्टार्ट की, है ना, वो घूम के वापस यहां पर ही आ गई, तो ये एक पूरा क्या बन गया, वृत्त बन गया। और सबसे बड़ा वृत्त कौन बना रहा है? 0 डिग्री वाला। विषुवत रेखा सबसे बड़ा वृत्त बनाती है जो पृथ्वी को पूरे बराबर बराबर 2 भागों में बांटती है। तो प्रत्येक अक्षांश रेखा क्या कर रही है? एक वृत्त बना रही है, सिर्फ ध्रुवों को छोड़ के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ये वृत्त नहीं बनाते क्योंकि जब इनका साइज छोटा होता जा रहा था, देखो ये रेखा छोटी होगी, ये भी लाइन में छोटी होगी, ये भी वृत्त छोटा होगा, होते होते लास्ट में ऐसी कंडीशन आएगी कि वृत्त बनेगा ही नहीं, सिर्फ एक बिंदु खींचा जाएगा। तो पूछा जाए कि अक्षांश वृत्त कितने होते हैं तो आप क्या कर देना -2 = 179। अक्षांश रेखाएं या अक्षांश पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा 181, लेकिन अक्षांश वृत्त पूछा जाए तो आंसर क्या आएगा 179। इज दैट क्लियर? तो अभी तक 3-4 चीजें हमारी कंफर्म होगी। क्या क्या चीजें होगी? एक तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? 0 डिग्री वाला होता है, इसे विषुवत रेखा इसे बोलते हैं, इसे ही भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसे ही इक्वेटर लाइन बोलते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उस अक्षांश रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, बताओ। उस अक्षांश रेखा का नाम बताइए, या ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? 0 डिग्री, हाँ, ध्रुवों को छोड़ के सारी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 भागों, मैंने यहां पे कौन सा शब्द नहीं बोला? बराबर शब्द नहीं बोला। 2 भागों में तो ये भी तो बांट रही है ना। मान लो वही बात आपकी सेब वाली,
सेब को अगर बीच में से काटोगे तो दो बराबर भाग होंगे, क्या यहां से काटने में दो भाग नहीं होंगे? दो भाग तो होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, ये वाला टुकड़ा छोटा निकलेगा और ये वाला टुकड़ा। तो लैंग्वेज पे जाना कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाना है, पूछा कैसे जा रहा है। ओके चलो ओके। लेकिन ध्रुव इन दो भागों में बांटेंगे, ध्रुवों को छोड़ के सारी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और सारी दिशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उसमें तो बराबर लगाओ ना लगाओ कंप्लीट ही आंसर आएगा, ऑल आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? उसके अलावा हमने देखा कितनी संख्या होती है 181, लेकिन वृत्त पूछ ले तो आंसर क्या आएगा 179। इतना समझ आ गया आपको? ये कैसे खींची गई है रेखाएं? डिग्री के हिसाब से खींची गई है। और ये याद रखना ये सारी रेखाएं कैसी है? काल्पनिक है। आपको कि सर हमें दिखा रहा हो कि रेखा का कलर कैसा होता है, लाल होता है या पीला होता है, कि हम भी कभी देख कर रहेंगे तो ये देखेंगे नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे खींची गई है? ग्लोब पर या मैप पर खींची गई है। ठीक है, ये किस काम आती है? लोकेशन बताने की, स्थिति बताने की। भारत कहां पर है? अब भारत उत्तरी ध्रुव में आता है, ठीक है, फॉन्ट साइलेंट ग्रीन, भारत यहां पर है ना। तो भारत की अगर लोकेशन पूछी जाए वर्ल्ड लेवल पर कि जो पूरे ग्लोब के अंदर भारत देश है, ऑस्ट्रेलिया देश है, अमेरिका देश है, कहां पर स्थित है, तो अपने बताते हैं जो भारत है 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। अब ये मिनट क्या होते हैं बाद में चर्चा करेंगे। भारत कहां से स्टार्ट होता है? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन इसका अंदर एक अंडमान निकोबार भी आता है, पानी वाला हिस्सा। उसकी बात करें तो वैसे भारत 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाते हैं, 6 डिग्री 45 मिनट से। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म होता है। तो ये भारत की क्या बता दी आपने? स्थिति बता दी, लोकेशन बता दी। तो अक्षांश रेखाओं का काम क्या होता है? स्थिति बताने का। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो सिर्फ मैप या ग्लोब पर ही खींची जाती है, वास्तव में देखने वाली नहीं होती। इतना समझ आया आपको? इसके अलावा यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं? इसके अलावा ये क्वेश्चन बनते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है इन्हें क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। और प्रत्येक दो अक्षांशों के बीच का गैप कितना होता है? लगभग 111.11 किलोमीटर होता है। लगभग पूछ ले तो 111 भी लगा सकते हो एग्जाम में, थोड़ा सा एग्जैक्ट पॉइंट देके पूछ ले तो आंसर क्या आएगा? 111.11। और इनके बीच के गैप को बोलते क्या है? जब अपने मानसून का टॉपिक पढ़ते हैं तो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध पढ़ते हैं ना, वो कटिबंध इसके अकॉर्डिंग ही बांटे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही बांटे हुए। अब इसमें कौन कौन सी रेखाएं पढ़ने वाली हैं और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं? इसके अंदर 4 लाइनें पढ़ने वाली हैं हमने। एक तो ये 0 डिग्री, थोड़ा सा इसको तिरछा बना देता हूं क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। अब इनमें एक तो क्वेश्चन आता है 23.5 डिग्री से। 23.5 डिग्री से ही क्यों आता है? 22.5 से क्यों नहीं आता? 21.5 से क्यों नहीं आता? 20.5 से क्यों नहीं आता? क्या कारण है कि क्वेश्चन 23.5 डिग्री से ही आता है? क्या कारण है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है ना। पृथ्वी सीधी नहीं है, पृथ्वी थोड़ी सी ऐसे है। इसी कारण जो आप ग्लोब भी लेकर आते हो मार्केट से, देखो कभी किसी ऑफिस में पड़ा हुआ आपने ग्लोब देखा हो, तो ग्लोब के अंदर जो स्टिक डाली हुई है वो तिरछी करके डाली हुई है, वो ऐसे झुका हुआ है। वो लोग बता रहे हैं कि पृथ्वी वास्तव में हमारी ऐसे है, ऐसे झुकी हुई है। और ये कितने डिग्री पर झुकी है? 23.5 डिग्री पर झुकी है। ठीक है, इसलिए 23.5 डिग्री की जो लाइन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। ऊपर वाली 23.5 डिग्री की लाइन को बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाली 23.5 डिग्री की लाइन को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोला जाता है। ऊपर वाली को कर्क रेखा, नीचे वाली को मकर रेखा बोला जाता है। जो सूर्य है वो मैक्सिमम यहाँ पे कर्क रेखा तक जाता है, और जो नीचे है वो मैक्सिमम कहां तक जाता है? मकर रेखा तक जाता है। हालांकि देखा जाए तो सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी गति करती है, लेकिन लैंग्वेज में बता देते हैं कि सूर्य उत्तरायण हुआ, सूर्य दक्षिणायन हुआ, सूर्य ऊपर मैक्सिमम कहां तक जाता है? कर्क रेखा तक जाता है, और सूर्य मैक्सिमम नीचे कहां तक आता है? मकर रेखा तक आता है। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू बन जाती है। तो कर्क रेखा किसे कहा जाता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा बोला जाता है। मकर रेखा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते कि कौन से महाद्वीप से गुजरती है, कहां से, बहुत रेयर चांस होते हैं, क्योंकि मकर रेखा भारत में से नहीं गुजरती। भारत यहां पर स्टे करता है, भारत यहां पर है, और कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसलिए कर्क रेखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 8 राज्यों के नाम भी पढ़ लेते हैं। इंडिया का जो मैप है सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे गुजरात, गुजरात के बाद
टच कौन कर दे इसको, राजस्थान। फिर कौन आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये तीन तो बहुत आसान है याद रखने, क्योंकि राजस्थान हो गया। राजस्थान का जब अपने मैप देखते हैं तो एक तरफ से इसको क्या लग रहा है, गुजरात, और एक तरफ से इसको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश, एमपी। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद क्या गया, 36 बार झारना लगा के बंगालियों को दे दो। किसी चीज को झारना लगाना है, 36 बार झारना लगा के किसको दे दो, बंगाल वालों को दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, खाने पीने वाली चीजें, पुड़ी और रम। पुड़ी और रम, पुड़ी खाने वाली, रम पीने वाली। त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों में से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है, 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 26 किलोमीटर गुजरती है। तो कर्क रेखा से क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। मकर रेखा से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, बस आप इतना याद रखिएगा कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ओके, उसके अलावा जब अपने सूर्य पृथ्वी की गतियां पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा सूर्य है, जो सूर्य है, सूर्य यहाँ पे ये जो विषुवत रेखा है, जो मध्य रेखा है, यहां पर 2 बार सीधा चमकते हैं। कब कब, एक तो 21 मार्च को। 21 मार्च को सूर्य बिल्कुल यहां पर होते हैं, जिस कारण भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं, जितना दिन उतनी ही रात, ठीक है। 21 मार्च, ठीक है। उसके बाद 3 महीने क्या करता है, ऊपर जाती है। ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, 3 महीने। अप्रैल, मई, जून। 21 जून को यह कहां पर आ जाता है, कर्क रेखा पर। 21 जून को कहां पर आ जाती है, कर्क रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य बिल्कुल सीधा चमकता है। और भारत भी किस पर स्थित है, कर्क रेखा, इसलिए यहां पर भयंकर गर्मी होती है जून के महीने में। जून के महीने में भारत में पूरी गर्मी होती है, ठीक है। और यहां पे जो ध्रुव है, यहां पर इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। ओके, फिर जून के बाद ये कहां पर होना स्टार्ट हो जाता है, दक्षिणायन। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं, सूर्य नहीं गति करता, गति कौन करती है, पृथ्वी। ये हम पृथ्वी की गतियों में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा आपको मैं फिर ये नीचे आएगी वापस कर्क रेखा तक। फिर कितने महीने लगेंगे, 3 महीने। जून में 3 महीने गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर। ये तारीख होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर, 21, 21, 23। 23 सितंबर को सूर्य वापस किस पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा, सॉरी, विषुवत रेखा पर, ठीक है। इस कारण यहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। सूर्य 2 बार आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां से निकला, अब हमारे यहां पर वापस 6 महीने बाद आएगा। पहले तो 3 महीने नीचे गया, अब अगले 3 महीने फिर और नीचे जाएगा। कहां तक, मकर रेखा तक। नीचे जाने में फिर 3 महीने लगेंगे। तो जून सितंबर के अंदर 3 महीने का काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 22 दिसंबर। अभी 7-8 दिन पहले निकले। तो 22 दिसंबर को सूर्य यहां पर चमकेगा, और यहां पर चमकेगा तो यहां पर सबसे बड़ा क्या होगा, दिन। हमें यहां पर इसको काउंट करते हुए कंफ्यूज नहीं होना, हमें तो कर्क रेखा से मतलब है। जब सूर्य हमसे सबसे ज्यादा दूर है तो यहां पर रात क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। रात सबसे बड़ी होगी। तो भारत में रात सबसे बड़ी कब होती है, 22 दिसंबर को। ये कह लो रात बड़ी होती है, या ये कह लो दिन छोटा होता है। शाम को 5:30 पौने 6 देखो अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। 5:30 पौने 6 अंधेरा स्टार्ट हो जाता है, और सुबह जाकर 7 बजे तक जाके, पौने 7 बजे तक जाकर थोड़ा सा रोशनी होती है। तो रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती है, और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। आज बात समझ। तो भारत के, और भारत में दिन कब बड़ा होता है, 21 जून को दिन बड़ा, रात छोटी। तो यहां से वो क्वेश्चन आ जाता है, दिन बड़ा, रात छोटी। तो ये भी अपने अक्षांश के बीच मैंने आपको करा दिया कि थोड़ा समझ आ जाएगा। बाकी पृथ्वी की गतियों में हम इसको वापस रिपीट करेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। तो ये याद रख लेना। तो अक्षांश में क्या क्या हमने कर लिया, तो इनकी कुल संख्या होगी, इनके बीच के गैप को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ठीक है। इनके बीच के गैप को कटिबंध कहते हैं। इनके बीच का गैप होता है कितना, 111.11 किलोमीटर होता है, ओके। भारत में दिन सबसे बड़ा कब होता है, 21 जून को। भारत में रात सबसे बड़ी कब होती है, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। इसके अकॉर्डिंग हम ऋतुओं पढ़ते हैं कि जब
यहाँ पे ये सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो कौन सी ऋतु होती है, यहाँ पे बसंत ऋतु होती है। और जब यहाँ पे पहुंच जाता है तो ये महीना हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु का होता है, ग्रीष्म ऋतु का होता है। जब सूर्य नीचे जाना स्टार्ट होता है तब हमारे वहां पे मौसम होता है शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण इज इक्वल टू कौन सी संधि होगी, गुण संधि, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ। ठीक है, जब सूर्य नीचे जाने लगते हैं, जब सूर्य यहाँ पे पहुंच जाता है, जब हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर होता है, तब हमारे यहाँ पे ऋतु कौन सी स्टार्ट हो जाती है, जो अभी वर्तमान में चल रही है, शीत ऋतु। ओके, तो जब सूर्य उत्तरायण होना स्टार्ट होता है मार्च के बाद, तो भारत में ऋतु कौन सी होती है, बसंत। सूर्य जब पहुंच जाता है 21 जून को पहुंच गया, जून के बाद यहाँ पे ऋतु कौन सी ढंग से आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु। जून जुलाई अगस्त का महीना, हालांकि फिर मानसून भी स्टार्ट हो जाता है देखा जाए तो। ठीक है, जब सूर्य विषुवत रेखा से भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिसे बोलते हैं शीतोष्ण। जब सूर्य बिल्कुल यहाँ पे दिसंबर के महीने पहुंच जाता है तो दिसंबर जैन फेब ये महीना हमारे इधर कौन सी क्या होती है, शीत ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है। ठीक है, तो ऋतु में भी इसके अंदर अगर अक्षांश रेखा समझ आएंगी, ऋतु भी अच्छे से समझ आएगी, अक्षांश पढ़ोगे तो मानसून भी अच्छे से समझ आएगा, है ना, और अक्षांश ढंग से पढ़ोगे तो आपको दिन रात की अवधियां भी अच्छे से समझ आएंगी, इसलिए इसका एक बेसिक टॉपिक होता है। ओके, तो अक्षांश के अंदर एक तो हमने देखी 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री की लाइन, उसके अलावा हमने यहाँ पे देखी 23.5 वाली लाइन, उसके अलावा यहाँ पे हमें जाननी पड़ेगी 66.5 डिग्री वाली लाइन, 66.5 डिग्री की लाइन, 66.5 डिग्री की लाइन। ये जो 66.5 डिग्री की लाइन है ना, तो ये किस महाद्वीप के अंदर आ जाती है, आर्कटिक, आर्कटिक वहां से होकर गुजरती है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसे बोला जाता है अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, इसे आर्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और इसे टै वाला नीचे आएगा, याद रखिएगा, टै वाला ऊपर नहीं है, टै वाला नीचे है। बाकी जब आपको महासागर और महाद्वीप करवाया जाएगा और अच्छे से क्लियर करा देंगे। तो किस वृत्त को आर्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। किस वृत्त को अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त भी कहा जाता है। ओके, उसके अलावा यह 23.5 हो गया, यह 66.5 हो गया, इसके बीच में आएंगी 30 डिग्री और 35 डिग्री लाइन, 30 डिग्री 35 डिग्री, ऐसे यहां पर भी आएंगी 30 डिग्री और 35। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना। पुराने टाइम में जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, पुराने समय में जब व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाया करते थे पानी वाले जहाजों से, तो जाते समय क्या होता था, यहां पर निश्चित दिशा की हवाएं चलती थी, मतलब पता नहीं कभी कोई हवा किधर से आ गई, कभी कोई किधर से आ गई, पवनें चलती थी। ये एक हमारा टॉपिक भी है पवनों का, पवनें भी करेंगे हमारा रीड के अंदर है। तो जब वो तेज हवाएं चलती थी तो इनको जोर लगता था आगे चलने में, और इन पानी के जहाजों में घोड़े भी रखे होते थे, घोड़ों को एक देश से दूसरे देश से लेके जाते थे व्यापार के लिए। तो जब इतने भारी भारी घोड़े इनके जहाज के अंदर है, उधर से हवाएं इतनी तेज चल रही है जिन कारण इनको दिक्कत आ रही है, तो ये क्या करते थे, घोड़ों को पानी में गिर, इंसान स्वार्थी है, खुद थोड़ी छलांग मारेगा, तो क्या करता था, घोड़ों को पानी में गिर देता था, जिस कारण पानी के जहाजों का वजन थोड़ा कम हो जाता था। इसलिए इनका नाम ही पड़ गया अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। तो अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्योंकि यहां पर व्यापारी जब पानी के जहाजों से जाते थे, अगर उन्हें लगता था कि घोड़े ज्यादा रख लिए और जहाज ढंग से नहीं चल पा रहा, तो घोड़ों को पानी में गिर देते थे, जिससे जहाजों का वजन हल्का हो जाता था, इस कारण इन्हें अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो कर्क रेखा समझ आ गई, मकर रेखा समझ आ गई, भूमध्य रेखा समझ आ गई, आर्कटिक वृत्त समझ आ गया, अंटार्कटिक वृत्त समझ आ गया, अश्व अक्षांश समझ आ गया। इनकी लंबाइयां पता लगी, इनके बीच का गैप 111.11 किलोमीटर होता है, इनके बीच के गैप को कटिबंध कहा जाता है। इनकी टोटल संख्या 181 होती है, और इनका लेकिन वृत्त पूछा जाए तो 179 होती है। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा बराबर भागों में बांटती है। कौन सी
अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो ध्रुवों को छोड़ के सारी रेखाएं पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये पूरा का पूरा क्या बनाती है? अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। हालांकि देशांतर पढ़ोगे तो वो अर्धवृत्त बनाएगी, आगे की लाइन अलग होगी, पीछे की लाइन अलग काउंट होगी, लेकिन अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। समझ आ गया?